हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जूम लेंस को लेकर है कि हमारे पास किस टाइप के जूम लेंस होने चाहिए जिससे हम अच्छा काम कर पाए। मैं बेसिकली आज बात कर रहा हूँ कि वेडिंग फोटोग्राफी के लिए किन किन जूम लेंस की आपको जरूरत हो सकती है, या फिर अगर ये जूम लेंस आपके पास है तो आपको शायद और किसी लेंस की जरूरत ना भी पड़े। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है देव तिवारी और आपका स्वागत है हमारे चैनल देव इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स पर। मैं अपने नए दर्शकों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड जानकारी को लेकर आते हैं, नए इक्विपमेंट्स की जानकारी देते हैं और कुछ टिप्स होती हैं जो कि आपकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का हमारा टॉपिक है जूम लेंस को लेकर। तो वेडिंग फोटोग्राफी में क्या क्या जूम लेंस हैं, अगर आपके पास ये जूम लेंस हैं तो आपको शायद और किसी लेंस की जरूरत ना पड़े। तो इस वीडियो में मैंने 3 लेंसेज को सिलेक्ट किया है और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास ये 3 लेंसेज हैं जूम कैटेगरी में तो आपको और किसी जूम लेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। तो इस कैटेगरी में जो पहला लेंस है वो है 1635 1635 2.8 अपर्चर के साथ। तो अगर आपके पास 1635 2.8 अपर्चर के साथ लेंस होता है तो आप इससे अगर वेडिंग फोटोग्राफी करने जा रहे हैं तो जो भी चीज आप वाइड एंगल में शूट करना चाहते हैं वो सारा आप 1635 में इजीली शूट कर पाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं, अगर आप डेकोर शूट कर रहे हैं तो वहां पर आपको अच्छा शूट मिल जाएगा। अगर आप वाइड लेंस रखकर गिम्बल के साथ गैदरिंग कैप्चर कर रहे हैं या फिर आपने ग्रुपिंग शूट करनी है वहां पर, तो वो आप आराम से 1635 से कर पाएंगे। और मैं यहाँ पे 2.8 इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड लेना चाहते हैं तो वो भी आप अपने 2.8 अपर्चर के साथ इजीली कर पाएंगे और आपको जो शार्पनेस मिलेगी इसमें अच्छी मिल पाएगी। और बात करें अगर बजट की, तो 1635 अगर हम किसी फर्स्ट पार्टी लेंस, अगर जिस कंपनी का बॉडी है उसी कंपनी के लेंसेज की अगर बात करें तो वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो इस कैटेगरी में भी अगर हम थर्ड पार्टी लेंसेज की तरफ जाते हैं तो वहां पर हमें बजट भी थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है और हम साथ ही अच्छा काम भी कर पाएंगे। तो टैमरॉन की तरफ से एक 1728 1728 2.8 अपर्चर का एक लेंस आता है, तो आप उसे भी परचेज कर सकते हैं और एज ए 1635 के सब्स्टिट्यूट की तरह इसको यूज कर पाएंगे और इससे आपको रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस कैटेगरी में एक दूसरा लेंस है 2470 2.8 2470 2.8। तो 2470 की दो कैटेगरी है, एक 2.8 एक अपर्चर f4 की। तो आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जो 2470 लेंस है उससे ज्यादातर हम गैदरिंग कैप्चर करने के लिए यूज करते हैं या फिर जो इवेंट्स में हमारी स्टेज का पार्ट होता है वो कैप्चर करने के लिए शूट करते हैं, या फिर जब हमारी ग्रुपिंग हो रही होती है वहां पर हम 2470 का यूज करते हैं। तो 2470 लेंस ऐसा है कि अगर आप स्टोरी करने जा रहे हैं या फिर ट्रेडिशनल वीडियो शूट कर रहे हैं तो वहां पर अगर आपने इस लेंस को यूज किया हुआ है तो आप पूरा इवेंट इसी एक सिंगल लेंस से निकाल सकते हैं और आप अपना काम इजीली कर पाएंगे। और अगर आपने इसमें 2470 का अगर 2.8 अपर्चर लेंस यूज किया हुआ है तो वहां पर हम कई बारी अगर हमारे पास दूसरा लेंस अवेलेबल नहीं है या फिर कुछ इशू है हमारे पास लेंस का, तो वहां पर हम अपने इसी लेंस से अच्छे पोर्ट्रेट्स भी निकाल सकते हैं, हमको अच्छा ठीक ठाक सा बोके भी देखने को मिल जाएगा। इसमें हमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड भी अच्छी मिल जाती है और हम इसको जूम करके टेली शॉट्स भी इजीली निकाल पाते हैं। 2470 लेंस को अब एक कंप्लीट लेंस बोल सकते हैं और आप पूरा एक इवेंट भी एक इस सिंगल लेंस से निकाल पाएंगे। इसमें भी आपको अगर आप फर्स्ट पार्टी लेंसेज परचेज नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी थर्ड पार्टी लेंसेज अवेलेबल होते हैं और इस कैटेगरी में भी एक टैमरॉन का 2875 2.8 का एक काफ़ी अच्छा लेंस है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी सही है और ये बजट में भी काफ़ी कम में मिल जाता है। दूसरा, ये जो लेंस है ये काफ़ी हल्का है तो आप इजीली इसको गिम्बल पर भी लगाकर शूट कर पाएंगे। तो ये लेंस आपको एज ए 2470 के सब्स्टिट्यूट के रूप में मिलता है। तो चलिए हम इस जूम लेंस की कैटेगरी में जो मेरा थर्ड सबसे फेवरेट लेंस है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड लेंस है वो है 70 to 200 मीन्स 70-200 2.8। तो जितने भी वेडिंग फोटोग्राफर हैं या फिर प्री वेडिंग्स वगैरह शूट करते हैं तो उनके पास आपने एक 70-200 लेंस जरूर देखा होगा, क्योंकि जब भी आप इससे पोर्ट्रेट करने जाते हैं या फिर आप कैंडिड शूट कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको बहुत अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है, दूसरी शार्पनेस काफी अच्छी मिलती है और जब आप 70-200 लेकर शूट कर रहे होते हैं तो आप काफी दूर से ही लोगों के इमोशंस को और लोगों की जो भी एक्सप्रेशंस है काफी इजीली कैप्चर कर पाते हैं। तो वहां पर कभी भी लोग जो होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं और आप दूर से ही उनके इमोशन को बड़े इजीली कैप्चर करते हैं। तो वो जो कैंडिड मोमेंट निकल कर आते हैं वो काफी अच्छे और काफी सुंदर होते हैं।
तो ये जो 70-200 लेंस है ये थोड़ा सा भारी होता है, और जब भी आप इसको शूट करने जा रहे हो तो आपको काफ़ी मतलब कि अच्छी तरीके से इसको कैरी करना चाहिए। मेनली जो 70-200 मैं यहाँ पर बोलूँगा तो वो फोटोग्राफी के लिए बोलूँगा, क्योंकि जब आप वीडियोग्राफी के लिए बात करते हैं और आज के टाइम में जब हम वीडियोग्राफी में जाते हैं तो हमारे पास गिम्बल पे लगाने के लिए इसकी ये जो इतना वेटेड होता है इसको आप गिम्बल पे माउंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप किसी भी प्राइम लेंस पे जा सकते हैं, मींस 85 ले सकते हैं, 90 mm ले सकते हैं, तो वहां पर आप अपने गिम्बल पर भी इसको माउंट कर सकते हैं और अपना जो वीडियोग्राफी का काम है वो इजीली कर पाएंगे। बट 70-200 लगा के आप अगर स्टैटिक शॉट लेना चाहते हैं वो तो बड़ी इजीली आ जाएंगे, मींस आपने मोनोपोड वगैरह पे माउंट कर रखा है और जब आप फेरो का शूट करना चाह रहे हैं या फिर आपने दूर से ही एक्सप्रेशंस और इमोशंस कैप्चर करने हैं तो वो आप इजीली इस पे कर पाएंगे, वो वीडियो के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। बट आप इसको गिम्बल वगैरह पे शूट नहीं कर सकते हैं, तो ये इसमें एक थोड़ी सी बात है क्योंकि ये भारी काफ़ी होता है। बाकी जो इसका शूट निकल कर आता है बहुत ही प्यारा होता है, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। तो इसके साथ अगर आप फोटोग्राफी में पोर्ट्रेट्स वगैरह कर रहे हैं तो वो आपको काफ़ी सुंदर देखने को मिलेंगे और आपके जो भी डिटेलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से कैप्चर होती है। और ये लेंस भी काफ़ी महंगा है अगर आप अगर इसका आप फर्स्ट पार्टी लेंस खरीदेंगे, बट इसमें भी एक थर्ड पार्टी लेंस अवेलेबल है जो कि है 70-180 mm और 2.8 में ही आपको मिल जाएगा, और ये भी जहाँ तक Tamron कंपनी की तरफ से ही आ रहा है। तो ये लेंस भी आपको बहुत ज़्यादा निराश नहीं करता है और बजट में भी काफ़ी कम में मिल जाएगा और इसका रिजल्ट भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा अपने बजट के हिसाब से। तो ये जो कैटेगरी मैंने बताई है जूम लेंस की, ये ज्यादातर हम बात कर रहे हैं वेडिंग फोटोग्राफी या फिर प्री वेडिंग्स वगैरह में शूट करने के लिए। तो अगर आपके पास ये 3 लेंस हैं तो आपको मेरे हिसाब से और किसी लेंस की कभी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है जूम कैटेगरी में। और अगर आप सिनेमेटोग्राफी कर रहे हैं या फिर कैंडिड शूट कर रहे हैं तो वहां पर आप ये तीनों लेंस तो खैर नहीं परचेज करेंगे, क्योंकि ये तीनों की लाइनअप जो है वो अपनी अपनी कैटेगरी में डिफरेंट है। बट अगर आप कैंडिड शूट कर रहे हैं तो वहां पर आप फोटोग्राफी के लिए 70-200 परचेज कर सकते हैं, और अगर आप सिनेमेटोग्राफी कर रहे हैं तो वहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1635 2.8 को परचेज कर सकते हैं। बट अगर आप सिनेमेटोग्राफी और कैंडिड शूट नहीं करते हैं, आप सिर्फ ट्रेडिशनल शूट करते हैं, तो वो ही लोग यहाँ पर 2470 को परचेज करें, क्योंकि 2470 का जो यूज होता है मैक्सिमम टाइम पर आपके ट्रेडिशनल शूट्स के लिए होता है और स्टोरी गैदरिंग स्टेज वगैरह को कवर करने के लिए किया जाता है। तो ये जानकारी थी मेरी तरफ से आपको जूम लेंस को लेकर, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ जानकारी आपको मिली होगी। और जूम लेंस को लेकर आपके और भी जो डाउट्स हों, जो भी प्रॉब्लम्स हों, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसके सॉल्यूशंस लेकर या फिर नया कुछ उसके बारे में जानकारी लेकर एक नया वीडियो बना दूंगा, और उसमें भी आपको जो भी आपके डाउट्स हो गए उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और आगे नए वीडियोस के साथ आपके पास फिर से हाजिर होऊंगा। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे नए वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।